हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। सेट नंबर 4 हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज का। पहला सवाल है 3 किलोवाट आवर ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट आवर ये यूनिट है ऊर्जा का, है ना। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। जल्दबाजी में शक्ति का मात्रक मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखो वाट लगा हुआ है, किलोवाट, लेकिन साथ में क्या है, आवर भी है। तो जब हम शक्ति में, किलोवाट में हम लोग शक्ति बताते हैं और साथ में आवर है, जब हम पावर में टाइम से गुना कर देते हैं तो हमें ऊर्जा जो है मिलती है। तो किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का मात्रक है और व्यावसायिक मात्रक है, कमर्शियल यूनिट है। इस किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। हम लोग घरों में जो बिजली बिल पे करते हैं वो यूनिट के हिसाब से पे करते हैं, 8 रुपये प्रति यूनिट, 5 रुपये प्रति यूनिट, इस हिसाब से। किलोवाट आवर व्यावसायिक मात्रक है ऊर्जा का, जूल एसआई मात्रक है ऊर्जा का। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये मान होता है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे यहां पूछा गया कि 3 किलोवाट आवर में कितना जूल है, तो इसी में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ये 18, 10, ये जूल, एक पॉइंट और खिसका देते हैं बायां साइड, 1.08, यहां पावर बढ़ेगा 1 से, 1.08 इंटू 10⁻7 जूल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि केवल कंपन करने वाली वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यह स्टेटमेंट सही है ना। जो भी वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर रही है वो कंपन के कारण ही उत्पन्न करती है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है ना। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह स्टेटमेंट सही है। वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। बिना माध्यम का ध्वनि चल नहीं सकती है। ध्वनि के माध्यम के लिए ध्वनि के संचरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चल सकती। निर्वात में ध्वनि का संचरण सबसे तेज होता है। निर्वात है यानी कि कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं चलने वाली है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस माध्यम में, है ना। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात में चलती है लेकिन प्रकाश, लाइट चलती है। निर्वात में प्रकाश का संचरण हो सकता है। लाइट जो है वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। पानी से भरे गिलास में रखी हुई पेंसिल ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या है। तो जब हम किसी पानी में पेंसिल को डुबोते हैं, है ना, थोड़ा तिरछा करके डुबोते हैं, तो हमें पेंसिल जो है ऐसे टेढ़ी नजर आती है। इसके पीछे कारण क्या होता है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कई सारी भौतिक घटनाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में। इंद्रधनुष का जो बनना होता है वहां भी प्रकाश के अपवर्तन का रोल होता है। साथ में वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन का भी रोल होता है इंद्रधनुष के बनने में। यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त से पहले ही, वास्तविक सूर्योदय से पहले ही हमें 2 मिनट, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखने लगता है। उसके बाद सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखता रहता है। उसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना नहीं है, लेकिन हीरे में जो चमक होती है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल नारंगी रंग का दिखता है, उसके पीछे कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बादलों का रंग हमें सफेद दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और टिंडल प्रभाव,
यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जब किसी माध्यम से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का पथ हमें नजर आने लगता है, दिखने लगता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सामान्य सूत्र CnH2n-2 निम्नलिखित में से किस वर्ग के हाइड्रोकार्बनों का होता है? हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। एल्काइन में क्या होगा? CnH2n-2, जितना कार्बन उसके 2 गुने से डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा। एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, तो CnH2n-2 ये एल्काइन है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है एक्स क्या होगा। एक्स क्या होगा? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ये अभिकारक आयन में टूटेगा, ये अभिकारक आयन में टूटेगा, फिर इनके धनायन एनायन, धनायन और एनायन ये अदल बदल जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि आयनों का आदान प्रदान करेंगे और उसके बाद जाकर के यहाँ पर उत्पाद बनेंगे। तो अगर हम इसको आयन में तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा सोडियम प्लस आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा कॉपर 2+ और सल्फेट आयन SO4 2-। आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये धनायन सोडियम धनायन और सल्फेट यहाँ पर ऋणायन है, इसका धनायन होगा, इसका ऋणायन होगा, बना लिया सोडियम सल्फेट। बचा क्या? बचा ये धनायन और ये ऋणायन। तो इससे क्या बन जाएगा? इस बना लो आप यहाँ पर, कॉपर वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे और यहाँ पर बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकुंचन दाब वह दाब है जो हृदय के निलयों के संकुचन के समय उत्पन्न होता है। अनुशीतलन दाब वह दाब है जो हृदय के विश्राम की अवस्था में धमनियों में बना रहता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से कम होता है। देखिए, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में ये जो प्रकुंचन दाब है ये होता है 120 और अनुशीतलन दाब ये होता है 80। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं वो 120/80 बोलते हैं, है ना, 120/80 mmHg मरकरी। 120 ये है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 ये है डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो रक्तदाब मापा जाता है धमनी में मापा जाता है, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है धमनी में, हार्ट ब्लड को पंप करता है धमनी में, तो धमनी में मापा जाता है ना, धमनी में मापा जाता है, आर्टरी में मापा जाता है, आर्टरी में मापा जाता है। और ये रक्तदाब है क्या? रक्त जब धमनी में बहता है तो जो ये धमनी की भित्तियां हैं, दीवार है, उस पर जो दाब लगता है उसी को रक्तदाब कहा जाता है, उसी को रक्तदाब कहा जाता है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, नो डाउट उस समय धमनी की दीवारों पर ज्यादा दाब लगेगा। जब इसमें ब्लड को पंप किया जाएगा हार्ट के द्वारा एक फोर्स के साथ, उस समय इसकी दीवारों पर ज्यादा दाब लगने वाला है, उस समय इसकी दीवारों पर ज्यादा दाब लगने वाला है। यानी जब निलय जो है संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है उस समय ब्लड को पंप किया जाता है इस धमनी में, तो इस समय इसके दीवारों पर दाब ज्यादा होता है और उसी को हम लोग प्रकुंचन दाब बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 120 होता है। और जब निलय शिथिल होता है, जब निलय शिथिल होता है यानी उस समय हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं करता है, जब निलय शिथिल होता है तो उस समय जो दाब है धमनी की दीवारों पर या फिर बल जो है एकांक क्षेत्रफल पर वो कम लगता है, तो उस समय आपको दाब कम मिलेगा, मात्र 80 मिलेगा। तो उसे बोलते हैं अनुशीतलन दाब।
जब निलय में शीतलन होता है, जब निलय शिथिल करता है, रिलैक्स करता है, उस समय धमनी की दीवारों पर दाब कम लगता है, उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 80 होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। निलय के संकुचन के समय प्रकुंचन दाब, और विश्राम की अवस्था में यानी निलय उस समय शिथिल अवस्था में होता है, तो उस समय भी धमनी की दीवार पर कुछ ना कुछ दाब होता ही है, लेकिन कम होगा अनुशीतलन दाब। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से कम होता है। प्रकुंचन दाब 120 है और अनुशीतलन दाब 80 है, तो प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब से कम नहीं होता है, अधिक होता है। तो 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच अंतर किसके बराबर होता है? मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो प्राप्त हो जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। मान लो ये कोई तत्व का सिंबल है एक्स, तो ऊपर में हम लोग द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और नीचे में परमाणु संख्या लिखते हैं, और जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है ना, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षण चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, यानी क्षण चुंबक के भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है ना। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है चुंबक के बाहर, और भीतर में साउथ से नॉर्थ। तो जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र भी है। भीतर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यानी कि भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र है और बाहर भी है। क्षण चुंबक के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, मौजूद होता है, सही है। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि दक्षिण साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। सही है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन राइट आंसर। मेढक में निषेचन किस प्रकार का होता है? मनुष्यों की बात करते हैं तो जो महिला है उसके शरीर के अंदर निषेचन होता है। निषेचन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जो संलयन होता है, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जो संलयन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं, अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो जो फैलोपियन ट्यूब नाम की संरचना होती है मादा के शरीर के अंदर, उसके अंदर निषेचन होता है, बॉडी के भीतर होता है, तो इसे हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो मछली और मेढक इन दोनों के केस में बाह्य निषेचन होता है, यानी मछली और मेढक ये दोनों क्या करते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु बाहर में छोड़ देते हैं, जल में छोड़ देते हैं। मछली जलीय है और उभयचर हम जानते हैं मेढक है। तो जल में जो है मादा मछली नर मछली दोनों अपने अपने युग्मक जल में छोड़ देंगे। मेढक जो नर है मादा है दोनों अपने युग्मक जल में छोड़ देंगे, और जल में जो है निषेचन होगा, शरीर के भीतर नहीं होगा, तो हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो मछली और मेढक के केस में आप याद रखेंगे। बाकी छिपकली है, पक्षी है, मनुष्य है ना, छिपकली है, पक्षी है, स्तनधारी है, इन समय जो है आंतरिक निषेचन होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। मुख्य अक्ष के निकट समानांतर किरणों का एक पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है, वह किस बिंदु पर अभिसारित होंगी? उत्तल लेंस है, यह प्रकाशिकी के केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के निकट समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है, किस बिंदु पर अभिसरित होंगी? कहां पर एक दूसरे को काटने वाली है? मुख्य फोकस पर। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। तो एफ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लौंग के तेल की गंध को समाप्त करने के लिए उसमें कौन सा विलयन मिलाया जाता है? लौंग का तेल, क्लोव है ना, लौंग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लोव बोलते हैं, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल। ये है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होता है?
कि अम्लीय माध्यम में लौंग के तेल का अपना जो स्मेल होता है, लौंग का स्मेल आप जानते हैं कि कैसा होता है, तो लौंग के तेल का स्मेल भी वैसा ही होता है। अम्लीय माध्यम में ये अपने स्मेल को चेंज नहीं करेगा, अम्लीय माध्यम में ये अपने स्मेल को चेंज नहीं करेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसकी गंध गायब हो जाती है, इसकी गंध गायब हो जाती है ना। आपके पास लौंग का तेल है, उसमें आप किसी अम्लीय पदार्थ को मिला दो, स्मेल बना रहेगा, लेकिन जैसे आप उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाओगे, जो उसका स्मेल है गायब हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो पदार्थ हम मिला रहे हैं वो क्षारीय है। मान लो आपने किसी पदार्थ को मिलाया लौंग के तेल में, और लौंग का तेल का जो स्मेल है वो गायब हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि जो पदार्थ हमने मिलाया है वो क्षारीय है। तो इसमें देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लौंग के तेल में इसको मिलाएंगे तो स्मेल बना रहेगा। डिस्टिल्ड वाटर है, ना अम्लीय है ना क्षारीय, उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये क्षारीय है ना। ये क्षारीय क्या है, ये प्रबल क्षार है, इसका पीएच भी इंपॉर्टेंट है, पीएच जो है लगभग 14 बोलते हैं हम लोग। प्रबल क्षार है, इसको मिलाएंगे लौंग के तेल में तो लौंग के तेल का जो अपना स्मेल है वो गायब हो जाएगा, है ना, वो गायब हो जाएगा। निलंबन का कौन सा गुण सही है? निलंबन के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाए, आप उदाहरण के तौर पर क्या लेंगे? रेत लेंगे और जल, रेत और जल का मिश्रण। इसके कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हम जानते हैं रेत कण का मिश्रण है हमारे पास, रेत के कण हमें नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं। यह पूर्णतः समांगी मिश्रण होता है, तो ऐसा भी नहीं है। आपने एक बर्तन लिया, पानी लिया, उसमें रेत को अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देखेंगे कहीं पर रेत ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो यह समांगी मिश्रण नहीं बल्कि विषमांगी मिश्रण है। इसके कण साधारण निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, छन्नी से छान करके अलग नहीं किए जा सकते हैं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल अलग किए जा सकते हैं। आप छान करके रेत के कण को अलग कर सकते हो पानी से। इसके कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेत और जल का मिश्रण है, कुछ समय के लिए शांत छोड़ दो, रेत के कण नीचे जाकर के बर्तन की तली में बैठ जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर। एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी है, दो तार है ए और बी, तार ए की लंबाई बी की तुलना में अधिक है, ए की लंबाई बी की तुलना में अधिक है, यानी कि तार ए जो है लंबा है और जो तार बी है ये छोटा है। कहा गया है कि आगे तार ए की मोटाई तार बी की तुलना में कम है, यानी कि ये पतला है, नहीं, तार ए की मोटाई तार बी की तुलना में कम है, यानी ये पतला है और ये मोटा है। दोनों तारों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? किसका प्रतिरोध अधिक होगा? सही है ना। तार ए की लंबाई तार बी की तुलना में अधिक है, तार ए लंबा है, तार बी छोटा हो जाएगा। तार ए की मोटाई तार बी की तुलना में कम है ना, तार ए की मोटाई कम है, यानी तार ए पतला है और बी मोटा है तुलनात्मक रूप से। किसका प्रतिरोध अधिक होगा? प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई का, और व्युत्क्रम अनुपाती होता है मोटाई का। यानी कि लंबाई अगर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो लंबाई यहां पर ज्यादा है तो इसके कारण प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो, अगर ये मोटाई ज्यादा हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा यानी कि मोटाई ज्यादा, तो प्रतिरोध कम होगा। अगर ये मोटाई कम हो तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर पतला है यानी कि मोटाई कम है, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा है। तो ये दोनों के दोनों जो कंडीशंस हैं, इससे प्रतिरोध बढ़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल तार ए का, ए हमारा राइट आंसर। तार जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तार जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तार जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्योंकि अगर तार मोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए स्पेस ज्यादा मिलता है ना, और वो आपस में टक्कर कम खाते हैं। ए हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा गया है, प्रतिबिंब कहां बनेगा तथा उसका आकार कैसा होगा? अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो जाएगा, मुख्य फोकस
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से परे रखा गया है, यानी इधर रखा गया है। प्रतिबिंब कहां बनेगा तथा उसका आकार कैसा होगा? जब हम वस्तु को डालते हैं वक्रता केंद्र से परे, देखो जब हम वक्रता केंद्र पर डालते हैं तब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र के बाद डालेंगे, जिसे हम लोग वक्रता केंद्र से परे रखना बोलते हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण ये जो मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र इसके बीच में होता है और छोटा होता है और उल्टा होता है, राइट। तो बोलेंगे F और C के बीच छोटा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा और उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। जब हम वस्तु को यहां डालेंगे फोकस के भीतर तो बड़ा बनता है, यहां पर डालेंगे तो और बड़ा बनेगा, यहां पर डालेंगे तो बड़ा बनेगा, है ना। यहां डाल दो, यहां डाल दो, चाहे आप यहां डाल दो, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जैसे आप वक्रता केंद्र पर डालोगे प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, जैसे आप यहां पर डालोगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अनंत पर डालोगे बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आसान है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2, 1/3, 1/6। इन तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3, 2, 1, 6/6, ठीक, ये 1 आ गया। अब देखो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, देखते ही आप आंसर टिक मार देते ए, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये तीनों संभव नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, जब हम अलग अलग मान के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, तो जो उसका समतुल्य निकल करके आता है वो जो सबसे छोटा मान होता है उससे भी छोटा मान निकल करके आएगा। अब इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? 2 ओम है, यानी इन तीनों का समतुल्य जो निकल करके आएगा वो 2 ओम से भी छोटा आएगा। 2 ओम से छोटा वाला ऑप्शन केवल एक है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा तथा डैश होगा। अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को रखा गया है 6 सेंटीमीटर पर, यानी कि वस्तु को रखा गया है अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस के भीतर। तो मुख्य फोकस के भीतर जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को डालते हैं तो ये एकमात्र केस है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो वास्तविक वाले को काट दो, 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। तो हमें चाहिए अब प्रतिबिंब दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे? दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1 में देखो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं, तो -1/12 बराबर v अपने को चाहिए u का मान -1/6 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12, ये 12 आ जाएगा, 2 - 1 1/12, यहाँ से v आ जाएगा प्लस साइन के साथ 12 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl का होल ट्वाइस होता है, सही है। व्यंजक चूर्ण का ये केमिकल फॉर्मूला होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है विरंजन में, कपड़े के विरंजन में, यानी कि रंग को उतारने के लिए। उसके बाद पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और क्लोरीन जो है हानिकारक गैस है, जीवाणुओं को मारने का काम करती है। दोनों कथन तो सही है, दोनों कथन सत्य है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? मीथेन एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या होगा? 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित क्लोरीन का परमाणु कर देगा, है ना। ये यहां पर 4 हाइड्रोजन है, इस एक को हटा करके क्लोरीन इसका स्थान, क्लोरीन का एक परमाणु इसका स्थान ले लेगा, तो यहां पर बन जाएगा ये।
यह है क्लोरोमीथेन। हमारा आंसर ए हो जाएगा। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है क्लोरीन के साथ। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां पाई जाती है? चिकनी पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें गति नहीं करा सकते हैं। चिकनी पेशी की जो कोशिका होती है लंबी होती है और तरकु रूपी होती है, लंबी होती है और तरकु रूपी होती है। ये शेप है, इसको बोलते हैं तरकु रूपी, है ना, स्पिंडल शेप, तरकु रूपी। एक कोशिका में एक ही नाभिक पाया जाता है, जबकि कंकाल पेशी बहुनाभी होती है। तो ये अनैच्छिक पेशी है, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, स्मूथ है। स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हल्के और गहरे रंग की धारियां नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? एक तो हमारे आहार नाल में है, पूरे आहार नाल में है। उसके बाद जो आइरिस है, आंख का रंगीन भाग, उसमें भी ये चिकनी पेशी पाई जाती है। जो मूत्रवाहिनी है उसमें ये पेशी पाई जाती है। जो श्वसनी है उसमें पाई जाती है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो रक्तवाहिनी, है ना, आप इसमें जो है रक्तवाहिनी भी लिख सकते हो, रक्तवाहिनी में भी, है ना, जो धमनी है और शीरा है उसकी दीवारों में भी ये चिकनी पेशियां पाई जाती है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। हृदय में हृदय पेशियां पाई जाती हैं, है ना। अस्थियों के साथ जुड़ी होती है कंकाल पेशी, अस्थियों के साथ जुड़ी होती है कंकाल पेशी, अस्थियों के साथ जुड़ी होती है कंकाल पेशी। जो मूत्र नलिका होती है, मूत्रवाहिका या फिर रक्तवाहिनी, है ना, रक्तवाहिका या फिर रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल, उसमें चिकनी पेशी पाई जाती है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसमें देखो कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, क्योंकि जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को भी स्थापित कर देगी वही ये अभिक्रिया दिखाएगी। तो जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर तो पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद देखो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातु है वो HCl के साथ अभिक्रिया दिखाएगी। इसके नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब जो है अभिक्रिया नहीं दिखाएगी। तो हमारा आंसर यहां पर कॉपर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर है और यहां पर लोहा है, और यहां देखो रिएक्टिविटी सीरीज, ये है लोहा और ये है कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, अगर हम इसकी अभिक्रिया इस लोहे के साथ करवा दें तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना लेगा अपना सल्फेट बनाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपघटक मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अपघटक बोले तो कवक और जीवाणु, यही होते हैं मुख्य अपघटक, डिकम्पोजर। मृत पौधों और जंतुओं के शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको अपने एंजाइम की मदद से सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं और वहां से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो इनके लिए खाना होता है, वो खाना इसके बॉडी में गया, इनके बॉडी में गया, उसको वो यूज करेंगे, है ना, उसको वो यूज करेंगे और फिर इनके बॉडी में वेस्ट बनेगा, वर्ज्य पदार्थ बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। वो अपशिष्ट पदार्थ ही अकार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पोषक तत्व होता है। इनके लिए वेस्ट है, बॉडी से वो बाहर निकाल देंगे, फिर वो चले जाएंगे मिट्टी में। फिर जब पौधे जल का अवशोषण करेंगे उसके साथ ये पोषक तत्व भी
पौधों के शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो पौधों के मरने से वो पोषक तत्व मिले थे, भले ही अपघटक ने उन पोषक तत्वों को निकाला था मृत पौधे से, वापस से वो पौधे के शरीर में चले जाते हैं, फिर पौधों को जंतु खाएंगे, उनके बॉडी में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण चलता है। राइट, ये सही है, ये सही है। अपघटक पारितंत्र में ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, गलत हो जाएगा। ये जो उत्पादक होते हैं सपोषी होते हैं, है ना, सपोषी होते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। तो केवल कथन 1 और 2 सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। द्रव्यमान 5 किलोग्राम है एसआई मात्रक में, गुरुत्वीय त्वरण भी एसआई मात्रक में है, ऊंचाई भी एसआई मात्रक में है, तो 500 जूल स्थितिज ऊर्जा है। सी ऑप्शन राइट आंसर। वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? वेग समय ग्राफ की जो ढलान है, इससे तो हमें त्वरण मिल जाएगा, और जो क्षेत्रफल मिलेगा, वेग समय ग्राफ जो प्राप्त होगा उसका समय एक्सिस के साथ जो एरिया मिलेगा उससे क्या मिलेगा? विस्थापन। उससे विस्थापन मिलेगा। ठीक, तो हमारा आंसर त्वरण हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। ये याद रखेंगे आप। जैसे यहां पर देखो, ये वेग है और ये समय है। मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ का, ये हमारा वेग समय ग्राफ है, इस ग्राफ का इस टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ये जो tan थीटा होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ढलान बोलेंगे। ये ढलान होगा और इसी से हमें त्वरण मिल जाएगा। और देखो, ये यहां तक हमें ग्राफ मिला है, मान लो यहां तक हमें ग्राफ मिला है, ये समय कुछ भी है, अपना t1 है मान लो। ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बना, इस एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। हमसे ढलान के बारे में पूछा था, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग ये है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपको संवेग दिया गया है जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और आपसे पूछा गया है गतिज ऊर्जा। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। सीधा फॉर्मूले पर सारे मान को डाल दीजिए। संवेग 20 किलोग्राम है, 20 गुने में 20 हो जाएगा, 2 गुने में द्रव्यमान 2 किलोग्राम है ना। तो 4 से उड़ाएंगे 400 को, 100 जूल। पाँच किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक हल्की डोरी से बांधकर 40 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। दोनों वस्तुओं का त्वरण कितना होगा? दो वस्तु है, मान लो ये एक वस्तु है और एक और वस्तु है, ये वस्तु है, और इसको डोरी से बांध दिया गया है। एक 5 किलोग्राम का है, दूसरा 15 किलोग्राम का है। बांध करके बल लगाया जा रहा है 40 न्यूटन का। दोनों वस्तुओं का त्वरण कितना होगा? दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों जो है समान ही त्वरण से जाएंगे, दोनों के दोनों जो है समान त्वरण से जाएंगे। तो देखो, जो बल है हम जानते हैं द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। टोटल बल लग रहा है 40 न्यूटन का। मास जो है इन दोनों को एक साथ बांधा गया है, तो टोटल मास हम लोग लेंगे 5 + 15 और गुने में त्वरण। तो ये 40 बराबर हो जाएगा 20 गुने में त्वरण, यहां से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ही चलेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ चिपका दिया गया है, बांध दिया गया है। तो दोनों के पास समान ही त्वरण होगा, दोनों के पास समान ही त्वरण होगा। ठीक है। किसी परमाणु की संयोजकता का निर्धारण मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? किसी परमाणु की संयोजकता का निर्धारण मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है बाह्यतम कोश से होता है, या फिर जो साझेदारी होती है वो भी बाह्यतम कोश से ही होता है। तो वैलेंसी डिसाइड होगा
बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उससे। सी हमारा राइट आंसर होगा। अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में विद्युत का चालन मुख्यतः किसके कारण होता है? कोई भी विलयन जो होता है, जैसे अगर आपके पास कोई चालक है, धात्विक चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहने के पीछे कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई विलयन है, विलयन से विद्युत का चालन होता है उनमें मौजूद आयंस के कारण, है ना, आयंस के कारण, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। तो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में हम जानते हैं आयंस होते हैं। भाई अम्लीय विलयन है, इसमें आपको H+ आयन मिल जाएगा, इसमें OH- आयन मिल जाएगा। इन आयनों के कारण विद्युत का चालन हो पाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह का शरीर थैलस प्रकार का होता है तथा उसमें वास्तविक जड़ तना एवं पत्तियां नहीं होती है? थैलस, है ना, थैलस कुछ ऐसा बॉडी होता है, थैलस जैसा बॉडी होता है, कोई वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती है। तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के जो पादप हैं वो आएंगे इसमें। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें भी वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती है। यानी जो थैलोफाइटा के पादप है और जो ब्रायोफाइटा के पादप है, दोनों में वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती है, लेकिन थैलस जैसा बॉडी हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा के पादप में। ए हमारा राइट आंसर। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखो, ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड बोले तो फैट, वसा है, वसा है। इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करवा सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग करवाते हैं, बन जाता है ग्लिसरॉल, है ना। ये ट्राइग्लिसराइड ही बनता है ग्लिसरॉल से, तो ग्लिसरॉल यहाँ पर बन गया और साथ में यहाँ पर एक लवण बनता है इस सोडियम का, इसी को हम लोग साबुन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। सोडियम पामीटेट, सोडियम पामीटेट ये साबुन है, साबुन है, साबुन का रासायनिक नाम है ना। सारे साबुन सोडियम पामीटेट नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। तो ये अपने आप एक साबुन है। ये बना कैसे? ये देखो, हमारे पास क्या है? वसा है। वसा की अभिक्रिया हम लोगों ने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक क्षार है। इसके स्थान पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तब यहाँ पर जो साबुन बनेगा वो पोटेशियम सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वसा या तेल का क्षार के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाना, ये क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, और ये ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप में से जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।